लगता है तुम दोनों को अपनी जबान कटवानी है, क्योंकि वो बहुत तेज चलने लगी है। अरे चलने तो क्या, वो तो दौड़ने लगी है। जी माँ जी, और अब तो हम उसे और भी तेज रफ्तार से दौड़ाएंगे, क्योंकि आज तक मुंह बंद करके कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और माँ जी, जब हम दोनों कह रहे हैं कि हमने अपने सारे काम निपटा दिए हैं और उसके बाद ही बाहर जा रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? और रही बात इन कपड़ों की, तो ये कोई अभद्र कपड़े नहीं हैं। स्टाइल भले ही वेस्टर्न हो, लेकिन काफी अच्छे और सभ्य कपड़े हैं ये, और हमें इनमें बहुत कंफर्टेबल भी महसूस होता है। हम मॉडर्न लड़कियां हैं माँ जी, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं भूले हैं। इसलिए साड़ियाँ और कुर्ती तो पहनते ही हैं, लेकिन हमें वेस्टर्न कपड़ों में जींस टॉप पहनना भी बहुत पसंद है। इसलिए प्लीज, आप हमें हमारी ख्वाहिशों को पूरा करने से नहीं रोक सकती। अरे आग लगे तुम्हारी ख्वाहिशों को, घर में इतने काम पड़े हैं और तुम दोनों को बाहर घूमने जाना है। अरे तुम दोनों ने तो बस आज का ही काम निपटा दिया है और मुंह उठाकर चलते बाहर भटकने के लिए। बरामदे की सफाई कौन करेगा? मैंने कहा था ना, बारिशों में जो घास उग गई है उसे काटना ही तुम दोनों को। लेकिन माँ जी, वो तो हमने कब की काट दी है। हाँ माँ जी, वो तो हमने आज सुबह के 7 बजे ही काट दी थी। अरे तो फिर वो स्टोर रूम, वहां की सफाई क्या तुम दोनों के मायके वाले आकर करेंगे क्या? अरे आपने ऐसा कौन सा नशा किया है माँ जी आज, जो सब भूल रही हो? कल ही तो हमने पूरे स्टोर रूम की सफाई कर दी थी, और ये बात तो हमने आपको कल ही बताई थी। और इस बात को तो ठीक से 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, और आप होके भूल भी गई क्या? फिर वो घर पर घी बनाना था ना, और वो सर्दी के लड्डू, वो भी बनाने बाकी हैं। मुझे मेरी बहन को वो लड्डू भेजने हैं, तो जाकर वो बना दो। वो भी तैयार कर दिए हैं माँ जी, बस अभी अभी करके आए हैं हम। क्या? अरे तुम दोनों तो सुपरफास्ट एक्सप्रेस से भी तेज निकली। सारे के सारे काम कैसे निपटा दिए तुमने? क्या माँ जी आप भी? हम दोनों देवरानी जेठानी किसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस से कम है क्या? खैर, अब आप काम गिनवाती रहो और याद करती रहो। हमने हर एक काम कर दिया है, इसलिए आप हमें नहीं रोक सकती। चलो पलक, यहाँ पर हमारा फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ भाभी, वो तो है, हमारा आधा टाइम तो इनके जवाब देकर ही चला गया। इस तरह से वो दोनों आखिरकार बाहर घूमने चली जाती हैं, जिसे देखकर यामिनी का खून खोल उठता है। ऐसे ही एक रोज, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? मेरे घर पर दाल पकवान कैसे बन सकता है? अरे ओ निकम्मियों, तुम दोनों दाल पकवान क्यों बना रही हो? हम लोग ये नहीं खाते। माना कि आप लोग नहीं खाते, तो हम भी नहीं खाए क्या? हर रोज तो आपकी और हमारे पतियों की ही पसंद का खाना बनता है, जिस कारण हम हमारी पसंद का खाना खा ही नहीं पाते। देख पलक, अगर तुम दोनों को अपनी पसंद का खाना ठूसना है तो ठूसो, लेकिन हमारे लिए ये सब मत बनाना। हमें जो पसंद है वही बनाना। ये दाल पकवान हम नहीं खाएंगे। माफ करना माँ जी, लेकिन हमारे पास इतना ज्यादा समय नहीं है, ना ही हमारे पास कोई चार चार हाथ है। इसलिए हम जो बना रहे हैं, आप लोगों को भी वही खाना होगा। और अगर आप लोग वो नहीं खा सकते, तो आप खुद ही अपने हाथों से अपनी पसंद का खाना बना दो। लेकिन हम दोनों आपके लिए कोई अलग से पदार्थ नहीं बनाने वाले। सारी लाज शर्म छोड़ दी है क्या तुम दोनों ने? अपनी बूढ़ी सास से इस अधेड़ उम्र में खाना बनवाओगी तुम? बस माँ जी, प्लीज इतना सेंटी मत होइए अब। डॉक्टर ने आपको पैरों को आराम देने के लिए कहा है, हाथों को नहीं। और खाना थोड़ी ना पैरों से बनाया जाता है, वो तो हाथों से ही बनता है ना। और हमारी रसोई में तो ये लंबा सा स्टूल भी है, तो आप इस पर बैठ सकती हो, और एक नहीं बल्कि 10-10 पकवान बना सकती हो। क्या? चलिए, अब आप जाइए यहाँ से, वरना फिर आपको तड़के के कारण खांसी आ जाएगी, और फिर वापस आप हमें ताने देने लगोगी। इस तरह से मीठी छुरी बनकर वो दोनों अपनी सास को मुंहतोड़ जवाब दे देती हैं, और वो उसे रसोई से भगा देती हैं।
फिर एक दिन, अरे पलक, अगले हफ्ते तुम्हें और भाभी को भैया और मेरे साथ पूजा के लिए चलना होगा। पूजा? कौन सी पूजा नील? हमारे बिजनेस में और अच्छी तरक्की हो और सुख समृद्धि बनी रहे, इसीलिए हम एक छोटी सी पूजा कर रहे हैं, यही पास वाले शिव मंदिर में। इसीलिए उस पूजा में पति के साथ पत्नी का होना बहुत जरूरी है, वरना पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। आई एम सो सॉरी नील, लेकिन अगले हफ्ते मैं और भाभी नहीं आ सकती, क्योंकि हम दोनों अपनी सहेलियों के साथ घूमने जा रही हैं, वो भी 3 दिनों के लिए। क्या? हाँ नील, अगर तुम यही बात पहले बताते तो शायद हम पूजा में आने के बारे में सोच भी लेते, लेकिन अब तो एकदम पॉसिबल ही नहीं है। रिसोर्ट बुक करके हमने पैसे भी दिए हैं और अब तो हमें रिफंड भी नहीं मिलेगा। लेकिन तुम दोनों को 3 दिन की ट्रिप पर जाने की किसने परमिशन दी? दिमाग खराब वराब हो गया है क्या तुम्हारा? बिल्कुल भी नहीं, हमारा दिमाग तो एकदम ठिकाने पर ही है। शायद पहले नहीं था, इसीलिए हम अपनी खुशियों को मारकर दूसरों की खुशियों को ज्यादा महत्व दे रहे थे। पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमें जो जो अच्छा लगता है अब हम वही सब करेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। क्या? अरे क्या तुम भी नील, तुम्हें और तुम्हारी माँ को ये क्या क्या करने के सिवा और कुछ आता नहीं क्या? देखो, तुम दोनों भाई अकेले ही पूजा करते रहो, हम दोनों तो आने से रहें। बस करो पलक, और ये फालतू का ड्रामा करना बंद करो और चुपचाप अपनी वो ट्रिप कैंसिल कर दो। अरे पूजा जरूरी है, ये वो ट्रिप जरूरी है। बात ये नहीं है कि हमारे लिए क्या जरूरी है, बल्कि बात तो ये है कि हम किसके लिए कितने जरूरी हैं। एक तरफ तुम दोनों हो, हमारे पति। जब हम कहते हैं कि हमें घूमने लेकर चलो, अपने दोस्त के पार्टी में लेकर चलो, तब तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। तब तक तुम्हें हमें अपने दोस्त के सामने लेकर जाने में शर्म आती है। और अब जब पूजा में एक पत्नी का होना महत्वपूर्ण है, तब बराबर पत्नी की याद आ गई। और दूसरी तरफ हमारी सहेलियां हैं जो हमसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करती हैं। किसी ने सच ही कहा है कि रिश्ते खून के हो या पराये हों, उनमें अपनापन होने के साथ साथ समझदारी होने भी बहुत जरूरी होता है। और अगर वो ना हो तो वो रिश्ते किसी काम के नहीं होते। इतना सब सुनाकर पलक वहां से चली जाती है और नील गहरी सोच में पड़ जाता है। फिर एक दिन जब यामिनी घर के बाहर गई होती है, तभी दिशा और मोहिनी घर पर आती हैं और वो चारों मिलकर खा पी रही होती हैं। और फिर उस आदमी को पकड़कर मैंने और मोहिनी ने इतना धोया कि दोबारा वो गली में आया ही नहीं। हाँ, मुझे तो बहुत मजा आया उस दिन। हे भगवान, तुम दोनों तो बहुत अतरंगी हो। और नहीं तो क्या, शक्ल से इतनी भोली हो, लेकिन काम तो इनके एकदम शैतानों वाले हैं। अरे ये क्या, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रही हैं? तुम दोनों को मैंने कहा था ना कि ये दोनों इस घर में नहीं आएगी। इनकी नालायक सासों के साथ मेरा 36 का आंकड़ा है, और उसके बावजूद भी तुम दोनों ने इन्हें यहाँ पर बुलाया और मस्त मजे से खीकी खोखू कर रही हो चारों। देखिए माँ जी, अब जब आप अपनी सहेलियों को घर पर बुलाती हो, तब हम तो आपको कुछ भी नहीं बोलते ना। और जैसे ये घर आपका है, ठीक वैसे ही ये घर हमारा भी है। इसीलिए हम भी अपनी सहेलियों को यहाँ बिंदास बुला सकते हैं। हाँ माँ जी, और अगर आप दोनों को इन दोनों से इतनी ही दिक्कत है तो चाहिए, इनके जाने तक आप अपने कमरे में ही बैठी हैं या फिर बाहर टहल कर आइए। लेकिन हम आपके कहने पर इन दोनों को यहाँ से नहीं भगाएंगे। अरे इसे कैसे नहीं भगाओगी तुम? माना कि ये घर तुम्हारा भी है, लेकिन इस घर की मालकिन तो मैं ही हूँ, और ये मेरा आदेश है कि ये दोनों यहाँ नहीं रुक सकती। अरे ओ बेशर्मो, चलो फूटो यहाँ से। 1 मिनट माँ जी, आप इन दोनों के साथ इतनी बदतमीजी से पेश नहीं आ सकती। ये दोनों कोई एरी केरी नहीं है, हमारी सहेलियां है ये। एग्जैक्टली। और इन दोनों बेचारियों ने आपका क्या ही बिगाड़ा है? आपको तो इन दोनों की सासू माँ से दिक्कत है ना, तो बेवजह इनके साथ इतनी बदसलूकी मत कीजिए। और दिशा और मोहिनी, तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो,
मैं अभी तुम्हारे लिए फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। इस तरह से फिर एक बार दोनों बहुएं यामिनी को चुप करा देती हैं और आए दिन सास और बहू के झगड़े चलते ही रहते हैं। और गुजरते दिनों के साथ साथ अब आंचल और पलक अपना एक नया ब्लॉगिंग यूट्यूब चैनल शुरू करती है। सो हेलो एंड वेलकम गाइस हमारे चैनल वाइब विद आंचल एंड पलक पर। आज हम दोनों ने नाश्ते में बेसन का चीला बनाया है, साथ ही में पोहे और ये फ्रूट जूस भी। और आज भाभी को उठने में थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है। यस गाइस, ठंड बढ़ने के कारण अब मुझे हल्का सा जुकाम हो गया है। दवाई तो ली है, अब बस जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। वैसे आज हम दोनों देवरानी जेठानी मॉल में जाने वाले हैं और वहां जाकर करेंगे ढेर सारी शॉपिंग क्योंकि वहां पर लगी है सेल। तो आप लोग भी वीडियो पर एंड तक बने रहें। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इस तरह से दोनों का ब्लॉगिंग चलता है। यार पलक, ब्लॉगिंग करने से हमें कितना अच्छा लग रहा है ना। और तो और हमारे 2 दिनों में 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट भी हो गए। हाँ भाभी, मैंने भी अभी अभी चेक किया। मैं तो बहुत खुश हूँ। कैमरा से बात करके एक अलग ही फीलिंग आती है। बस अब हमारा यूट्यूब चैनल जल्दी से ग्रो हो जाए और हमारी इनकम भी शुरू हो जाए। अरे ये सब मत सोच, और बस इतना सोच कि हमें अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने हैं और हमारी यूट्यूब फैमिली को खुश रखना है। ऐसे तो कमा लिए जाएंगे, लेकिन यूट्यूब पर कंसिस्टेंसी यानी लगातार वीडियोस पोस्ट करना बहुत जरूरी होता है। और अगर वो फ्लो टूट गया तो हमारे व्यूज डाउन हो जाएंगे। अरे नहीं भाभी, हम दोनों जरूर कंसिस्टेंट रहेंगे। मैंने तो आने वाली वीडियोस के लिए आइडिया भी सोच लिया है। हम दोनों एक ऐसा ब्लॉग बनाएंगे जिसमें हमें वीक की ना आवर लाइफ यानी हमारी लाइफ में पूरे हफ्ते, मतलब सोमवार से शुक्रवार क्या क्या हुआ वो हम सब शूट करेंगे। फिर हम दोनों गेट रेडी विद अस यानी हमारे मेकअप और पार्टी के लिए रेडी होने की वीडियो शूट करेंगे। वाह पलक, ये आइडिया तो एकदम कमाल का है। और मैं तो ये कहती हूँ कि हम होम टूर की भी वीडियो बनाते हैं। आजकल तो वो वीडियोस काफी ट्रेंड में हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और वैसे भी हमारा घर तो बहुत ही सुंदर है। अरे ओ नालायको, तुम दोनों की अक्ल क्या घास चरने गई है क्या? वहां पीछे से वरुण टॉवेल लपेट कर गया है और तुम दोनों ने वही अपने वीडियो में शूट कर लिया। अगर लोग ये सब देखेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरे बेटे की। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, एडिटिंग करने के वक्त में हम जो भी प्राइवेट चीजें होती हैं वो सब हटा देंगे। अरे चुप रहो। ओए तुम दोनों अपना ये यूट्यूब चैनल बंद कर दो। जब देखो तब वो अपना कैमरा उठाकर अकेले में बड़बड़ करने लगती हो। दोनों की दोनों पागल खाने से छूट कर आई हो। बस बहुत हुआ, तुम दोनों ये ब्लॉगिंग करना बंद कर दो और अगर नहीं किया तो इस घर से निकल जाओ। अरे बस भी कीजिए माँ जी, सच कहूँ तो अब आपका बहुत हो रहा है, ना कि हमारा। और आप समझती क्या हो अपने आप को? आप हमारी सास हो तो आपके पास हमें कुछ भी बोलने का लाइसेंस है क्या? भूलिए मत, आप भी इस घर की बहू ही हो। तो क्या हुआ अगर आपके सास ससुर का स्वर्गवास हो चुका है? जो नियम कानून आप हम पर लागू करती हो वो सब आप पर भी लागू होता है, लेकिन आप उन्हें नहीं मानती ना। बस हम पर ही थोपना आता है आपको। हाँ माँ जी, पलक एकदम सही कह रही है। आप अपनी मर्जी का जो करना है वो करती हो, जहां जाना है वहां चली जाती हो और जिसे चाहे उसे घर पर बुलाती हो। तो बस हम ही अपने मन को मारकर क्यों जिए भला? आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन हमें अपनी जिंदगी अपने उसूलों से जीने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आपका कोई हक नहीं बनता हमारी जिंदगी पर, और ना ही हमारा पतियों का भी। माना कि वो हमारे पति हैं, लेकिन वो हमें कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये हमारी जिंदगी है माँ जी, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। और सच कहूं तो हमें भी आपसे हर बार इस तरीके से बात करना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए आप भी मीठी बोली से बात कीजिए,
फिर हम भी उसी बोली से बात करेंगे। और एक ही तो जिंदगी है माँ जी, सारी जिंदगी बस यूं ही झगड़े और लड़ाई करने में ही बितानी है क्या? जमाने के साथ आगे बढ़िए और दूसरों को भी बढ़ने दीजिए। प्लीज माँ जी, अब ये टोकम टाकी बंद कीजिए। और हाँ माँ जी, और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, बहुएं सिर्फ रसोई में अच्छी नहीं लगती, वो तो हर जगह अच्छी लगती हैं। समझिए आप? दोनों बहुओं के इस लेक्चर के बाद यामिनी इस बार हमेशा हमेशा के लिए चुप हो जाती है और फिर उस दिन के बाद से वो उनके साथ सख्ती से पेश आने की जगह पर प्यार से पेश आने लगती हैं और सभी साथ मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। कुसुम और अस्मिता को आए देखकर नैना मुंह बना लेती है। ओह गॉड परागी, मैं निकलती हूँ, बाद में मिलते हैं, क्योंकि मैं अब यहाँ पर और नहीं रुक पाऊंगी। प्लीज डोंट माइंड। हाँ बाय। अरे लेकिन नैना, परागी कुछ और कहे, उतने में नैना वहां से चली जाती है। ये सब क्या है? आप दोनों को मैंने साफ शब्दों में कहा था ना कि आप जब भी मेरे ससुराल आओगे तब नए कपड़े पहनकर ही आना, जो मैंने आपको पहले से दिलाए हैं। लेकिन नहीं, आप दोनों को तो मैं जो भी बोलती हूँ आप तो उसका उल्टा ही करते हो। लेकिन परागी, हम तुम्हारे ससुराल के पास के बाजार में आए थे, इसीलिए सोचा कि जाते जाते तुमसे मिलते जाए। अगर हम किसी खास अवसर पर आते तो हम वो नए कपड़े ही पहन कर आते। वही तो, अब रोजमर्रा की जिंदगी में इतने महंगे कपड़े पहनने लगे तो कैसे चलेगा बेटा? वो कपड़े तो तीज त्योहार जैसे अवसर पे ही सही लगेंगे। हे भगवान, आप लोग समझते क्यों नहीं? अब इसमें क्या समझना है? पागल वागल हो गई है क्या? वो तीनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर सिंधुरा आती है। क्या हुआ परागी, कोई चिंता वाली बात है क्या? तुम इस तरह से परेशान होकर क्यों बात कर रही हो इनसे? वो माँ जी, दरअसल माँ ना आजकल ठीक से खाना ही नहीं खाती और तो और समय से अपनी दवाई भी नहीं लेती, इसीलिए मैं उन्हें समझा रही थी कि ऐसे कैसे चलेगा। आपको खुद को भी ख्याल रखना ही होगा अपनी सेहत का। परागी ने बिल्कुल सही कहा। देखा समदन जी, कितनी प्यारी है आपकी बेटी जी। और समदन जी, जान है तो जहान है, इसीलिए प्लीज अपनी सेहत का ध्यान रखा कीजिए। बेवक्त खाना और दवाई खाने से आपकी सेहत पर बुरा असर हो सकता है। हाँ समदन जी, आपने सही कहा। अच्छा आप लोग बैठिए, तब तक मैं एक फोन करके आती हूँ। ठीक है। इतना कहकर सिंदूरा वहां से चली जाती है। देखिए, आज आप दोनों के ये मामूली से कपड़े देखकर ही मेरी सहेली ने ना मुंह बनाकर चली गई। इसीलिए कह रही हूँ कि अगली बार से अगर आप मेरे ससुराल में आओ तो प्लीज महंगे ही कपड़े पहन कर आना और भगवान के लिए मान चाहिए। और अगर आपके पास कोई कपड़े नहीं होंगे तो मुझे बताना, मैं आप दोनों को नए कपड़े दिला दूंगी, पर मेरी ऐसी इज्जत खराब मत करना। ये तुम क्या बोल रही हो परागी? क्या हो गया है तुम्हें? तभी परागी को कॉल आता है और वो वहां से चली जाती है। माँ जी, अमीर ससुराल में आने के बाद मुझे परागी के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। हाँ स्मिता, तू बिल्कुल सही कह रही है। अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब मेरी बेटी बोल रही है। पता नहीं इसकी सोच में इतना बदलाव कैसे आ गया। फिर अगले दिन, ये मेरे मायके वाले तो हर बार मेरे घर आते ही रहेंगे, आखिर मैं अपनी बेइज्जती कितनी बार सहन करके लूं। लेकिन अब बस मुझे इन्हें हमेशा हमेशा के लिए सुधारना ही होगा और इन लोगों को भी हाई क्लास लोगों की तरह ही बनाना होगा। और ये सब कैसे करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। फिर परागी उन लोगों को एक बड़े से 5 स्टार रेस्टोरेंट पे लेकर जाती है। पहले मैं स्टार्टर ही मंगवाती हूँ, फिर उसके बाद रोटी सब्जी खाएंगे। अरे नहीं परागी बेटा, तेरे ससुराल में जब हमने वो स्टार्टर खाया था तब उससे ही मेरा पेट भर गया था, तो फालतू में ये स्टार्टर पे पैसे बर्बाद मत कर और सीधा खाना ही मंगवा ले। क्यों अस्मिता? हाँ माँ जी। और परागी, तुम्हें स्टार्टर खाना है तो खाओ, लेकिन हम तो सीधे खाना ही खाएंगे। अरे क्या अब भी? चलो ठीक है, खाना ही मंगवाती हूँ मैं।
फिर परागी खाना ऑर्डर करती है। और भाभी, कैसी है सब्जी? अच्छी है परागी, होगी भी क्यों नहीं। ये पूरे 900 रुपए की है। क्या? 900 रुपए? बाप रे! लेकिन ये सब्जी इतनी महंगी होकर भी इसमें नमक और मसाला कम सा लग रहा है। अरे ये कैसा खाना है? इससे अच्छा खाना तो हमारे घर के बगल वाले भोजनालय में मिलता है। अरे वहां पर तो 900 रुपए में पूरे मोहल्ले का खाना हो जाता है, वो भी पेट भरकर। अरे धीरे बोलो ना माँ, सब हमें ही देख रहे हैं। ओ भाई, इधर आओ तो जरा। ओ गॉड। यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? अरे अंग्रेज की औलाद, हिंदी में बात कर। माफी चाहता हूँ मैम, बताइए क्या चाहिए आपको? ये सब्जी पूरे 900 रुपए की है, पर इसमें नमक मसाला और मिर्च सब कुछ कम है। एकदम फीकी सी लग रही है ये। अरे ऐसा खाना खिलाते हैं क्या अपने ग्राहकों को? प्लीज माँ, यहाँ पर तमाशा मत कीजिए। अरे चुप रहे तू, जब से अमीर बन गई है तब से पागल हो गई है। ओ भाई, ये लो, अपने रसोई घर में जाकर ये सब्जी फिर से पकाओ और एकदम स्वादिष्ट बनाकर लाना, वरना हम पैसे नहीं देंगे। पर मैम, हमारे यहाँ पर सब्जी तो ऐसी ही बनती है। अरे लेकिन ऐसी कैसी बनती है? मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने इन गवारों को परिवर्तित करने का सोचा, जबकि ये लोग तो कहीं भी ले जाने के लायक ही नहीं है। माँ, चलिए यहाँ से, हम किसी मामूली रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं। चलिए। लेकिन परागी, अरे पर मैंने कहा ना, चलिए यहाँ से। फिर परागी उन लोगों को वहां से लेकर जाती है और बाहर आकर कुसुम को बहुत सुनाती है। फिर एक दिन एयरपोर्ट पर, आज तो मैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़े क्लाइंट को पिक करने आई हूँ। इनके सामने मेरा थोड़ा भी इंप्रेशन खराब नहीं होना चाहिए, वरना इसका असर दिल पर हो सकता है। हेलो परागी। हाय मिस्टर रहेजा, वेलकम टू इंडिया। थैंक यू परागी, पर आप क्यों मुझे लेने आई? मैं इंडिया में कई सालों तक रह चुका हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ का सब कुछ पता है। एनीवेज, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम मिस्टर रहेजा। चलिए, मेरी कार वहां पर है, चलो। लेकिन जब वो दोनों कार के पास जाते हैं तभी, अरे मैडम जी, टायर तो पंक्चर हो गया है। मैंने मैकेनिक को बुलाया है, तो वो 15 से 20 मिनट में आता ही होगा। ओह नो, इसे भी अभी होना था क्या? कोई बात नहीं परागी, हम थोड़ी देर रुक जाते हैं। अरे नहीं मिस्टर रहेजा, हम दोनों कैब में जाते हैं। वो रही कैब। अब परागी बिना देखे ही कैब में बैठ जाती है और उस कैब को चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका भाई सोहम होता है। अरे परागी, तुम यहाँ पर? अरे सोहम भाई, आप? पर आप ये गाड़ी क्यों चला रहे हो? आपको तो इस वक्त नौकरी पर होना चाहिए था। अरे नहीं परागी, मेरी वो नौकरी छूट गई है, इसलिए मैंने ये काम शुरू किया है और आज मेरा दूसरा दिन है। और तुम्हें माँ या अस्मिता ने कुछ बताया नहीं क्या? ओह, तो ये आपका भाई है। अरे आप तो इतने बड़े कंपनी की सीईओ हो और आपका भाई एक मामूली सा कैब ड्राइवर। वो खैर छोड़ो, चलो चलते हैं अब। फिर मुझे शाम के 4 बजे दूसरी जगह भी जाना है। ठीक है मिस्टर रहेजा। अब पूरे रास्ते में सोहम बस परागी से ही बातें करता है, जिससे वो काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। फिर बाद में, ये सब क्या था भाई? आज आपके कारण मेरा क्लाइंट पर कितना खराब इंप्रेशन पड़ गया। अरे आप में थोड़ी सी तो अकल होनी चाहिए ना। आप अनजान बनकर बात करते मुझसे, लेकिन नहीं, आपने उस क्लाइंट के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ना जाने वो क्लाइंट अब मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। ये तुम क्या बकवास कर रही हो परागी? भला मेरे कारण तुम्हारी इज्जत मिट्टी में कैसे मिल सकती है? एक वक्त था जब तुम सबकी इज्जत किया करती थी, लेकिन आज जब तुमने मुझे कैब ड्राइवर बने हुए देखा तो तुम्हारी इज्जत खराब हो गई। वाह, अमीर होने के बाद तो तुम घमंडी बन चुकी हो। नहीं भाई, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा, तुम गलत ही हो परागी। जरा खुद ही सोचो कि तुम कैसा बर्ताव कर रही हो आजकल, और तुम ये भूल रही हो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। लेकिन भाई, अगर आपको काम चाहिए था तो आप मुझसे कहते ना,
मैं आपको किसी अच्छी जगह पर काम दिला देती। अरे एक कैब ड्राइवर की कोई इज्जत नहीं करता। आप एक बार मेरी जगह खड़े रहकर देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि मैं सही हूँ और कुछ गलत नहीं बोल रही। देखो परागी, मैं तुम्हें अब कुछ नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अब मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। चली जाओ अपनी कंपनी में। अब सोहम गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फिर बाद में जब कुसुम और अस्मिता को इन सब के बारे में पता चलता है, तब वो दोनों भी बहुत चौंक जाती है। बाप रे, ऐसा कैसे बोल सकती है वो? माँ जी, आपकी बेटी अब हद पार कर रही है। पता नहीं अमीर होने के बाद खुद को क्या समझ रही है। उसे तेरे साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था सोहम, लेकिन अब बस, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फोन करके खूब सुनाऊंगी। अरे जाने दो ना माँ, उसे कुछ मत कहिए, क्योंकि अभी वो सब उसके लिए नया नया है और वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। थोड़े दिन रुक जाइए, वो अपने आप पहले जैसी हो जाएगी। और अभी आप अगर उसे कुछ बोलने जाओगी तो वो और ज्यादा गुस्सा करेगी। अरे पर मैंने कहा ना माँ, वैसे भी मुझे उसकी बातों का कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरे लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। परागी थोड़ा डगमगा रही है, पर उम्मीद है कि वो फिर से सही राह पर आ जाएगी। नहीं सोहम, परागी ने इस बार जो भी किया है वो बहुत गलत किया है। अस्मिता बिल्कुल सही कह रही है। चल मेरे साथ, आज तो मैं उस परागी का सारा घमंड उतार के ही रहूंगी। अरे पर माँ, अस्मिता, अरे रुक जाओ। हे भगवान, ये दोनों भी ना, मुझे इनको ये बात बतानी ही नहीं चाहिए थी। अब कहीं और कलेश ना बढ़ जाए। परागी अपने ससुराल में सहेलियों के साथ किट्टी पार्टी एंजॉय कर रही होती है और तभी वहां पर कुसुम और अस्मिता आ जाते हैं। क्यों रे घमंडी लड़की, अपने बड़े भाई से इतनी बदतमीजी से बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? बदतमीजी? अरे इसने तो सरासर सोहम का अपमान किया है। हमें तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी परागी। अरे इतनी जल्दी तो मौसम भी नहीं बदलते जितना कि तुम शादी के बाद बदल गई हो। ओह गॉड, टिपिकल चौलकी लोगों की तरह लड़ रहे हैं ये लोग। मुझे तो इनकी आवाज सुनकर ही बड़ा अजीब सा लग रहा है। अरे आप दोनों की अकल क्या घुटनों में है क्या? चलिए बाहर, बाहर ही बात करते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे अपनी सहेलियों के सामने कोई तमाशा नहीं चाहिए। फिर परागी उन्हें बाहर लेकर आती है। देखो माँ, मुझमें कोई घमंड नहीं आया है, पर मैं आप लोगों के साथ ऐसा बर्ताव इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि अब मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। अरे आप लोगों में तो जरा से भी मैनर्स नहीं है कि कहाँ पर कैसे कपड़े पहनकर जाना चाहिए, किससे किस तरह से बात करनी चाहिए। और भाई को भी मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। अरे अगर उन्हें काम चाहिए था तो वो मुझसे मांग लेते ना। यूं गाड़ी चलाने की क्या जरूरत थी उन्हें? अरे शादी के पहले तो तुम ही कहती थी ना कि हर काम एक समान होता है, और आज तुम ये सब कह रही हो। वाह, कितनी दोगली हो गई हो तुम परागी। अरे भले ही हम लोग ढंग के कपड़े नहीं पहनते हैं, ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, पर हमारी सोच और हमारा मन तेरे जैसा बिल्कुल नहीं है। अरे तो पहले जितनी अच्छी थी उससे कई गुना ज्यादा बुरी बन चुकी है तू, और तेरा यही अहंकार तुझे अंत में बर्बाद करके रखेगा। देख लेना। शुभ शुभ बोलिए माँ, बेवजह मुझ पर मत बरसिए। मैं कोई बुरी नहीं हूं। देखो परागी, तुम्हारी नजर में तुम जो भी कर रही हो वो सही होगा, लेकिन अगर मैं सच कहूं तो तुम खुद की बर्बादी की शुरुआत कर चुकी हो। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दौलत शोहरत तुम्हारे सर पर इस कदर सवार हो जाएगी। बस कीजिए, बहुत सुन लिया मैंने आप लोगों का। अरे आप लोगों से तो रिश्ता ही नहीं रखना चाहिए। आप लोगों के कारण आज फिर से मेरी सहेलियों के सामने नाक कट गई। अरे एक बार भी आप लोगों ने मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया। हर वक्त बस मेरा बुरा ही करते आए हो, और आज मुझे बुरी कह रहे हो। लेकिन अब बस, बहुत हुआ। अब मुझे आप जैसे लो क्लास वाले लोगों के साथ कोई नाता नहीं रखना, और आज के बाद आप लोग मेरे ससुराल मत आना, और प्लीज मुझे फोन या मैसेज भी मत करना। क्या? अरे नालायक, तू क्या हमसे नाता तोड़ेगी? हम खुद तुझसे नाता तोड़ते हैं। मर गई तू हमारे लिए, लेकिन आज तूने बहुत अच्छा काम किया है।
आज के इस दिन को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। चल अस्मिता। हाँ हाँ जाइए, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कुसुम और अस्मिता वहां से चले जाते हैं। अब परागी अपने मायके वालों से बातचीत करना बंद कर देती है। ऐसे ही एक दिन, ये देखिए मैडम, मेरा बेटा, कल ही जन्म हुआ है इसका, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको ही उसकी तस्वीर दिखाऊं। अरे क्या तुम भी, तुम्हें बेटा हुआ है तो मैं क्या करूं उसमें? अब जाओ यहां से और दिमाग मत खाओ मेरा, इडियट। पर मैडम, अरे जाओ ना यार। फिर वो नौकर वहां से चला जाता है और ये सब सिंधुरा और इंद्रजीत देख लेते हैं। ये परागी को क्या हो गया है? कभी कभी तो ये लड़की बड़ा अजीब सा बर्ताव करती है। ऐसा नहीं है सिंधुरा, काम की थकान के कारण कभी कभी इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, और परागी भी तो एक इंसान ही है ना। फिर भी इंद्रजीत जी, परागी चाहे कितनी भी थकी हारी क्यों ना हो, वो हर किसी के साथ विनम्रता से ही पेश आती है। अरे बाबा, आजकल कंपनी का लगभग आधे से ज्यादा काम वही संभाल रही है, और अब वो सीईओ बन चुकी है, और उसके कंधे पर कोई कम जिम्मेदारियां नहीं है। तुम जरा उसे समझने की कोशिश करो। ऐसे ही एक दिन ऑफिस में, ये देख परागी, मैंने आज टिफिन में तेरी पसंद की साबूदाना खिचड़ी लाई है। तुझे ये बहुत पसंद है ना? चल साथ मिलकर खाते हैं। नहीं रुचिता, अब मैं इस कंपनी की सीईओ बन चुकी हूँ, इसीलिए मुझे परागी नहीं बल्कि मैम कहकर पुकारो। क्या? अरे तू पागल हो गई है क्या? ज्यादा होशियारी मत मार। तू मेरी सहेली थी है और हमेशा रहेगी। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। सहेली होंगी कंपनी के बाहर, लेकिन यहाँ पर मैं तेरी बॉस हूँ, इसीलिए अपनी हद में रहकर बात कर मुझसे। और अब जा यहाँ से, नॉनसेंस कहेगी। पर आगे की बातों का रुचिता को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है, और ये सब इंद्रजीत देख लेता है। परागी ने तो उस दिन भी घर के नौकर के साथ बदतमीजी से बात की थी, और अब यहाँ ऑफिस में भी उसने यही किया। क्या परागी वाकई में बदल गई है? अब इंद्रजीत काफी चिंतित हो जाता है। फिर एक रोज जब सिंधुरा और परागी बाजार से खरीदारी करके वापस अपने घर की तरफ लौट रही होती है, तभी, अरे परागी बहू, यहाँ पास में ही तुम्हारा मायका है ना, तो चलो, समधन जी से बड़े दिनों से मैं मिली नहीं हूँ। अरे जब जब समधन जी और अस्मिता हमारे घर के पास आती है, तब तब वो हमसे मिलने जरूर आती है, और इसीलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनसे मिल के आए। अरे नहीं माँ जी, मुझे वहां पर नहीं जाना है। लेकिन क्यों बहू, वो तो तुम्हारा मायका है ना। कमाल है, हर लड़की अपने मायके जाने के लिए पागल होती रहती है, और तुम हो कि इतनी परेशान होकर मना कर रही हो। आखिर क्या बात है बहू? अब क्या बताऊं माँ जी, दरअसल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए मुझे घर जाना है और जी भर के आराम करना है। प्लीज चलिए ना। अरे बाप रे। हाँ माँ जी, हम फिर कभी यहाँ आ जाएंगे। वैसे भी माँ और भाभी कहाँ भागी जा रही है, और मुझसे तो अब खड़ा भी नहीं रहा जा रहा, थकान के कारण कमजोरी आ गई है। ठीक है बहू, तू फिक्र मत कर, हम अभी घर चलते हैं, फिर तू आराम करना, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं स्टाफ मेंबर से कह के तुम्हारे लिए काढ़ा बनवाऊंगी, उसे पीकर तुम्हें ताकत भी आ जाएगी। ठीक है माँ जी, थैंक यू सो मच। इस तरह झूठ बोलकर परागी सिंधुरा को मायके जाने से रोक लेती है, और वो दोनों वापस अपने घर चले आते हैं। वही परागी के मायके में, देखा ना तूने, वो लड़की तो माफी मांगने तक वापस नहीं आई, और तू बहुत बोल रहा था कि वो सुधर जाएगी। और नहीं तो क्या, परागी ने तो हमारा भरोसा ही खो दिया है, और अब अगर वो यहाँ पर माफी मांगने भी आ जाए तो भी हम उसे माफ नहीं करेंगे। शायद आप दोनों सही कह रही हो, मुझे उम्मीद थी कि वो सुधर जाएगी, पर जाने दो, उसके कर्म उसके पास, लेकिन हमें अच्छे कर्म करने हैं। लेकिन ये अहंकार हर इंसान को अंत में कहीं का नहीं छोड़ता, और परागी ने हमारे मन को ठेस पहुंचाकर बहुत गलत किया है। अरे मैं तो भूल ही चुकी हूँ कि मेरी कोई बेटी भी है। अब से मेरा सिर्फ एक ही बेटा है,
और वो परागी मर चुकी है मेरे लिए। और देख बहू, तुझे अगर उसका कॉल या मैसेज आ जाए तो उसका कोई जवाब मत देना। ठीक है माँ जी। दिन ब दिन परागी का बर्ताव वाकई में बहुत बिगड़ता जाता है। फिर एक सुबह बंगले के गेट पर एक भिखारी आता है। अरे दीदी, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा खूब भला करेगा। बहुत दिनों से भूखा हो और मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। भगवान के लिए कुछ खाने को दे दो दीदी। छी, अरे ओ घटिया भिखारी, पता नहीं किस नाली से मुंह उठाकर आए हो। अरे दफा हो जाओ यहाँ से। और तेरी हिम्मत भी कैसे हुई जो मेरे घर के आसपास मंडरा रहे हो? ये तेरी झोपड़ी नहीं है, मेरा बंगला है और मैं इस बंगले की बहुरानी हूँ। ऐसा मत कीजिए दीदी, आप तो अमीर हो, आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मैंने तो पहले भी आपको लोगों की मदद करते हुए देखा है, इसलिए आपके पास आया हूँ। मुझ जैसे लाचार की भी मदद कर दीजिए। बिल्कुल नहीं। अरे तब तो मैं बेवकूफ थी, लेकिन अब मुझ में समझ आ चुकी है। अरे तुम जैसे भिखारी तो हर किसी से एक एक रुपए लेकर मस्त बिजनेस चलाते हो और तुम्हारे तो हाथ पैर भी सलामत हैं। तो जाकर कोई काम करो। ऐसे सड़कों पर भीख मांगने की क्या जरूरत है तुम्हें? और अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो निकल जाओ यहाँ से। अब परागी उस भिखारी के मुंह पर गेट बंद कर देती है और ये सब सिंधुरा ऊपर बालकनी से देख लेती है और वो काफी चौंक जाती है। हे भगवान, परागी में इतना बड़ा बदलाव, लेकिन ये कैसे हो सकता है? फिर एक रोज, देखो परागी, आज तो मैं एकदम फ्री हूं, तो तुम भी कोई काम मत करो, और अगर तुम्हें कोई काम हो तो वो कल कर लेना। चलो आज हम दोनों मस्त घूमने चलते हैं। नहीं तुषार, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरे पास बहुत सारा जरूरी काम पड़ा है और मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू का समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में मेरा काम ही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या? परागे की बातों से तुषार उदास हो जाता है। अरे अब यूं पागलों की तरह यहाँ खड़े होकर मुझे घूर क्या रहे हो? अब जाओ यहाँ से और अकेले ही घूम कर आओ। ठीक है परागी, मत आओ तुम। काम काम काम, बस काम से ही प्यार है तुम्हें। अपने पति की तो तुम्हें कुछ भी नहीं पड़ी। देखो तुषार, तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन मैं अब तुम्हें मनाने में अपना समय व्यर्थ नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे पास सच में बहुत काम पड़ा है। तुषार अब वहां से चला जाता है और परागी बस अपना काम ही करती रहती है। फिर एक रोज जब घर में पूजा होने वाली होती है, तभी, अरे परागी, कहाँ गई थी तू बेटा? और ये क्या लेकर आई है? ये मैंने नए कपड़े लाए हैं माँ जी। अच्छा मैं अभी आई। हाँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, बाद में मिलती हूँ आपसे। ठीक है बहू, चलो अच्छा है। परागी ने अपने लिए पूजा के दिन पहनने वाले कपड़े भी ले लिए। अब कल हम दोनों खरीदारी करने जाएंगे। जी ठीक है। अब इस बार की पूजा में परागी और तुषार दोनों साथ में बैठेंगे और उनकी ये शादी के बाद की पहली पूजा होगी, इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी सिंधुरा। अरे आजकल की बहुएं तो पूजा पाठ करती भी नहीं, लेकिन हमारी बहू एकदम अलग है। वो काफी पूजा पाठी और नेक दिल है। ईश्वर हम पर ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखे। लेकिन पूजा के दिन परागी हॉल में छोटे कपड़े पहनकर आती है और उसे वैसे हाल में देखकर सबके सब चौंक जाते हैं। ये तूने क्या पहना है परागी? तुम्हें याद तो है ना, आज हमारे घर पर पूजा है। लेकिन माँ जी, मैं तो अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ, इसलिए मैंने ये कपड़े पहने हैं। अरे ये तू क्या बोल रही है? हमें लगा था कि तू पूजा में पहनने के लिए नए कपड़े लाई है, लेकिन असल में तो तुमने घूमने जाने के लिए नए छोटे कपड़े लेकर आए। लेकिन परागी, जब तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि घर में पूजा होने वाली है और तुम्हारा यहाँ पर होना बहुत जरूरी है, तो फिर तुम बाहर कैसे जा सकती हो? माफ कीजिए पापा जी, लेकिन मेरा बाहर जाने का प्लान पहले से बन चुका था और माँ जी तो लास्ट मिनट पर पूजा रख देती है। अब आप ही बताइए कि मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? अपनी सहेलियों को मना कर दूं क्या? नहीं,
ये मुझसे नहीं हो पाएगा। हमने एक बहुत बड़ा 5 स्टार रिसोर्ट बुक किया है और एक रात के लिए हमने पूरे 50,000 रुपए दिए हैं। पर आगे किसी की भी बातों को कोई महत्व नहीं देती और पूजा छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली जाती है। क्या ये वही परागी है जिसे हमने अपनी बहू बनाया था? जो औरत अपने घर परिवार को सबसे ज्यादा महत्व देती थी, आज वही औरत बाहर वालों को ज्यादा महत्व देने लगी है। आप सही कह रही हो माँ। परागी के हाव भाव हद से ज्यादा बदल चुके हैं, जो कि बहुत गलत बात है। अरे उसे तो कोई भी नहीं कह रहा कि अपनी सहेलियों के साथ मत जा, ये मत कर या वो मत कर, पर घर परिवार को भी महत्व देना जरूरी है ना। जिस तरह से उसमें बदलाव आया है वो देखकर मुझे अब बहुत चिंता हो रही है। अब कुछ दिनों के बाद परागी का जन्मदिन आता है, जिस अवसर पर सब उससे नाराजगी भूलकर बड़े ही प्यार से पेश आते हैं। हैप्पी बर्थडे परागी, खुश रहो। थैंक यू माँ जी। और परागी, मैंने हमारे फ्रेंड्स और कलीग को सबको इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन बस तुम्हारे घर वाले रह गए हैं। तुमने उन लोगों को इन्फॉर्म तो कर ही दिया होगा, क्यों? अरे नहीं तुषार, वो लोग तो गांव गए हैं। वो अस्मिता भाभी के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, काफी गंभीर हालत हो चुकी है उनकी, इसलिए वो लोग वहीं पर गए हैं। अरे बाप रे, उनसे कहना कि ध्यान रखे और किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो हमसे बेझिझक होकर कहे। हाँ पापा जी, मैं कह दूंगी उन्हें। पर आगे सबसे झूठ कहती है, जिसे वो लोग सच मान लेते हैं। जब से मेरे मायके वाले नहीं आ रहे तब से कितनी शांति हो गई है मेरी जिंदगी में, वरना उनके होते हुए हर फंक्शन में कोई ना कोई कलेश होता ही रहता। फिर कुछ दिनों के बाद बाजार में तुषार कुसुम से मिलता है। अरे माँ जी, आप सब ठीक तो है ना? कब आए आप गांव से? गांव से? पर दामाद जी, हम तो कभी गांव गए ही नहीं। लेकिन परागी तो बता रही थी कि आप लोग गांव गए हैं। वो अस्मिता भाभी के पिताजी की तबीयत काफी खराब हो चुकी है ना, इसीलिए। उसके जन्मदिन के वक्त की ही बात है ये। नहीं नहीं, ये सरासर झूठ है। हम तो यहीं पर थे, और तो और अस्मिता के पिता की तबीयत भी एकदम सही सलामत है। क्या? तो फिर परागी ने हमसे झूठ क्यों कहा? क्योंकि उसे हमें वहां पर बुलाने से शर्मिंदगी महसूस होती है, इसीलिए उसने झूठ बोला। कुसुम के मुंह से ये बातें सुनकर तुषार अब दंग रह जाता है और घर जाकर वो परागी से इस बारे में बात करता है। देखो परागी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो लोग यहाँ पर आए और मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाए। अरे उन लोगों में तो जरा सी भी तमीज नहीं है, ना ही बात करने की और ना ही रहन सहन की। तो और मैं क्या करती? और उन लोगों को तो ये समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं अब अमीर हो चुकी हूँ और मेरी लाइफस्टाइल बदल चुकी है। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो परागी? तुम्हें कोई अंदाजा भी है क्या? हाँ तुषार, मुझे पूरा अंदाजा है और मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। बकवास बंद करो परागी। अरे तुम्हें हमने तुम्हारी अच्छाई देखकर चुना था, लेकिन अब शादी के बाद हमें लगा नहीं था कि तुम इस तरह से बदल जाओगी। अरे जो लड़की अपने सगे घर वालों की ना हो सकी, वो हमारी क्या होगी? बस कीजिए माँ जी, अब आप शुरू मत हो जाइए। अरे मैं आपकी बहू हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन में आए बोलती जाओ। बस बहुत हो गया परागी, अब हम तुम्हारी कोई नौटंकी सहन नहीं करेंगे। अरे इतना सब होने के बाद तुम माफी तो क्या, शर्मिंदगी भी महसूस नहीं कर रही? हाँ नहीं कर रही, जो है सो है, और अब मैं कोई झूठा नाटक नहीं कर सकती। तो निकल जाओ यहां से। क्या? सही सुना तूने, और अच्छा ही हुआ जो तुम्हारा ये असली रूप हमारे सामने आ गया। अरे इतने दिनों से हम हर एक चीज को नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन अब और नहीं। अब पानी सर के ऊपर जा चुका है और आज के बाद तुम्हारी इस घर में और हमारी जिंदगियों में कोई जगह नहीं है। अरे नहीं माँ जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। तुषार, तुम तो कुछ बोलो ना इन्हें। माँ जी, पापा जी,
मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब परागी बहुत घबरा जाती है और वो उनसे खूब विनती करती है, पर उसे माफी नहीं मिलती और इस तरह अंत में वो मायका और ससुराल दोनों खो देती है।